Hello everyone, I am Dr. Ramandeep, IVF consultant and laparoscopic surgeon at Vadan Hospitals, London। तो आज हमारा जो टॉपिक का विषय है वो ये है रियल विजन और पीसीओडी और पीसीओएस। ये बहुत एक कॉमन टॉपिक है। अगर इसके बारे में बात करें, जैसे मैं पहले भी कई वीडियोस में बात कर चुके हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या होता है, कब होता है, इससे क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, किस एज में ज़्यादा होता है, किस में नहीं होता है और कब आ सकता है। तो आज इसके बारे में हम कुछ डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेज और सिंड्रोम। हाँ, देखा गया है कि आजकल हर रैंडम 2 में से 3 में से किसी एक लड़की को पीसीओ की प्रॉब्लम हो रही है और बहुत कॉमन है। और ये क्यों कॉमन है, क्यों इसकी रेशियो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो पहले नहीं थी अब ये इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों है। तो इसका अगर स्टार्ट करें रिप्रोडक्टिव में, व्हेन द गर्ल इज़ वेरी यंग और उसको स्टार्ट करती है पीरियड से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जब उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, तो उस एज में ये पीसीओडी के क्या सिम्टम्स होते हैं। जब उसी लड़की की शादी हो जाती है तो आफ्टर मैरिज पीसीओडी का क्या इफेक्ट आता है, वो किस सिम्टम के साथ आपके पास आती है। और थर्ड, अगर उनकी फर्टिलिटी और फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, उनको आगे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो वो किस तरह से आपके पास आती हैं। तो ये डिफरेंट एज है और पीसीओडी और पीसीओएस किसी भी एज में हो सकता है। तो सबसे पहले ये कॉमन होता है यंग गर्ल्स में। क्यों कॉमन है? बिकॉज वेरी फोरमोस्ट रीजन इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। पहले टाइम पे क्या होता था, वी वर फिजिकली एक्टिव। हम ज़्यादातर काम अपना फिजिकली करते थे, भाग दौड़ वाले काम करते थे, हर तरह का काम करते थे। अब देखा गया है कि ज़्यादातर जो बच्चों की हैबिट हो चुकी है सेडेंटरी, डिजिटल लाइफ, फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, इस पे वो ज़्यादा इंगेज हैं। उनकी स्टडीज़ भी इसी पे ज़्यादा हो रही है। फिजिकली दे आर नॉट एक्टिव एंड मोर ओवर देखा जाता है जैसे पेरेंट्स उनके बहुत बिजी हैं अपने लाइफ में, वो भी बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो जो बच्चे हैं वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा डेविएट हो रहे हैं। होम कुक्ड फूड वो खाते ही नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी उनमें है नहीं है। तो जिससे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है गर्ल्स में ज़्यादा नोटिस में आ रहा है। बिकॉज जो लड़कियों का बीएमआर होता है वो एज़ कम्पेयर टू मेल कम होता है। और ऐसी गर्ल्स जो होती हैं हमारे पास प्रेजेंट करती हैं सडनली पहले पीरियड के साथ एमेनोरिया, एलिगोमेनोरिया और इरेगुलर पीरियड्स, ओबेसिटी, फेस पे बाल आना, बालों का झड़ना, सेंट्रल ओबेसिटी। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट एक डिफरेंट कैटेगरी का हो जाता है। एंड वही जब आगे समटाइम्स क्या होता है कि जब उनकी शादी हो जाती है तो वो हमारे पास ओपीडी में किस हिसाब से आते हैं, इनफर्टिलिटी के साथ, मतलब उनको बच्चा लेने में प्रॉब्लम आ रही है। सिम्टम अगेन वही होंगे, उनके पीरियड्स डिले होंगे या इरेगुलर होंगे, इधर कम आ रहे होंगे और उनको शादी को 3 से 4 साल या ज़्यादा टाइम हो चुका है। वो ट्राई कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं 1 साल से, लेकिन वो फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे जो कॉजेज है वो रूल आउट हो चुके हैं, जैसे ट्यूबल फैक्टर, सर्वाइकल फैक्टर, मेल इनफर्टिलिटी, सब फैक्टर्स रूल आउट हो चुके हैं। उसके बावजूद भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो फीमेल की तरफ इसका ध्यान जाता है। एंड नेक्स्ट, अगर उनकी फर्टिलिटी कंप्लीट है, फैमिली कंप्लीट है, इनफर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वाले पेशेंट्स में भी पीसीओडी आ जाती है। अब पीसीओ जो होती हैं वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं, लीन पीसीओएस और ओबीस पीसीओएस। 80% जो पेशेंट्स होते हैं वो ओबीस वाले, जो मोटे वाले, जो टिपिकल पिक्चर्स होती है। एंड 20% पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि पतले वाले पेशेंट्स होते हैं, जिनमें मोटापा नहीं होता लेकिन बाकी के सारे सिम्टम्स होते हैं। तो आज मैं जो डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी वो इस हिसाब से करूंगी इनफर्टिलिटी को लेके, कि पीसीओएस वाले जो पेशेंट है वो इनफर्टिलिटी को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो इन वाले पेशेंट्स में क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, एक आप पेशेंट की हिस्ट्री लोगे, दूसरा आप उनको फिजिकली एग्जामिन करोगे, उनकी बॉडी पिक्चर्स कैसी दिख रही है आपको, देन आप उनके कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, देन थर्ड आप अल्ट्रासाउंड पे उनकी ओवरीज का स्टेटस देखेंगे, जिसपे हमें पता चलेगा कि यस दिस पेशेंट इज ए टिपिकली पेशेंट ऑफ पीसीओएस पेशेंट। अब सबसे पहले फॉरमोस्ट, जैसे मैंने हिस्ट्री बताई, ये वाले पेशेंट की क्या कंप्लेन होती है, इरेगुलर पीरियड, मतलब टाइम से ऊपर होके पीरियड्स आ रहे हैं, 10 दिन बाद आ रहे हैं, 2 महीने बाद आ रहे हैं, 3 महीने बाद आ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है साल से भी ऊपर हो चुका है। दूसरा, ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं इनमें ये पीरियड्स की प्रॉब्लम होगी और इनमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है। और अगर पीरियड्स की बात करें तो स्टार्ट ऐसे होता है कि पहले पीरियड्स का फ्लो कम होता है, मतलब पहले 4 डेज आते थे, अब सडनली 2 डेज और 1 डेज पे रह गए हैं और डे ऊपर होके आ रहे हैं। ये तो पीरियड्स की पिक्चर हो गई।
फिर पेशेंट की कंप्लेन होती है ओबेसिटी की, उनको सडनली वेट गेन हुआ होता है। देन अगर उनके अगर दूसरी अपीयरेंस देखी जाए तो उनकी शॉर्ट वेब नेक होती है एंड सेंट्रल ओबेसिटी होती है। हेयर लाइन, दिस हेयर लाइन उनकी ज़्यादा फेस पे जो हेयर्स हैं दिखाई देती हैं, प्रॉपर डबल चिन होती है, हेयर लॉस हो रहा होता है और वेट गेन तो मैंने बता ही दिया आपको। फिर अगर हम बायोकेमिकल टेस्ट मतलब लैब की तरफ जाते हैं, लेबॉर्ट्री की तरफ जाते हैं, तो इनमें FH/LH की रेशियो जो होती है रिवर्सल हुआ होता है। एंड अगर फिर इसके बाद हम आगे फर्दर करवाते हैं टेस्ट, अगर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो इनकी ओवरीज में हर एक साइड की अंडेदानी में 10 से 11 अंडे बने होते हैं, जिनका साइज 2 to 4 mm होता है। एक पर्ल नेकलेस जैसी अपीयरेंस बनी होती है। तो ये पेशेंट कंफर्म हो जाता है कि ये PCOS का पेशेंट होता है। और इनका अगर AMH करवाएं तो समटाइम इनका AMH मोर देन 9 से भी ऊपर चला जाता है, मतलब हाइपर में चला जाता है और हाई रिस्पॉन्डर कंसिडर किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, ये पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकते हैं बिकॉज इनके जो साइकिल्स होते हैं वो एनओवुलेटरी होती हैं, ओवुलेशन नहीं हो रही होती, मतलब कोई एक एग नहीं सिलेक्ट हो पा रहा होता है। तो ऐसे पेशेंट को फिर हम ट्रीट करते हैं मेडिसिन देके। अगर ओवुलेशन हो जाए, नहीं होती तो हम IUI के साथ प्लान करते हैं, नहीं होती देन थर्ड कैटेगरी का ट्रीटमेंट फिर आगे आ जाता है जिसमें हम IVF करते हैं। देन अगेन डिपेंड करता है कि जो हम इन पेशेंट्स में IVF करते हैं उसमें हमें डिसाइड करना पड़ता है इन पेशेंट्स का कि ये हाई रिस्पॉन्डर होते हैं, इनमें बहुत सारे अंडे बनने के चांसेस होते हैं। तो इनकी डोज AMH के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग और BMI को कैलकुलेट करके दी जाती है, जो हम gonadotropin देने होते हैं इनके एग्स बनाने के लिए। और यही पेशेंट है जो इसी से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये वाले पेशेंट को OHS होने के चांसेस कितने हैं और किस सिवियरिटी के साथ हो सकता है। दैट इज ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जो कि इन वाले पेशेंट्स में बहुत कॉमन होता है। सो फिर इस पेशेंट में हम क्या करते हैं कि इनके एक साइकिल में हम एग्स बनाते हैं, उसको फ्रीज करते हैं, देन इनके नेचुरल पीरियड्स लाए जाते हैं और फिर आगे फर्दर दूसरे साइकिल में इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। इससे क्या होता है कि इनके OHS के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। और इस पेशेंट को अगर हमने ट्रीट करना, अगर हमने देखा है कि ये पेशेंट में बहुत ज़्यादा सीवियरिटी का PCOS है, तो कुछ पहले 1-2 महीने के लिए पेशेंट को थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोला जाता है। अपना BMI को कम करो, BMR बढ़ाओ, वेट को कम करो, डाइट की तरफ ध्यान दीजिए। डाइट में आपने क्या नहीं लेना, कार्ब्स नहीं लेने, फैट्स नहीं लेने एंड आपने प्रोटीन डाइट पे शिफ्ट होना। एंड फर्दर पेशेंट को काउंसिल किया जाता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए। उसके बाद अगर पेशेंट की जब बॉडी फिट हो जाती है, रेडी हो जाती है, फिर हम ऐसे पेशेंट्स को IVF के ऊपर लेते हैं। तो ये PCOS किसी भी एज में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये किसी एक ही एज में हो सकता है। अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू सिम्टम डिपेंड करता है कि पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट करना है, कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंप्लेन क्या है और किस स्टेज पे आपके पास आया है। तो फिर हम ऐसे पेशेंट को मोटिवेट करते हैं, काउंसिल करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बूस्ट देते हैं कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर सकते हैं, आप तो लिटिल बिट चेंजेस के साथ कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए, जन क्वेरी है कुछ रिलेटेड टू PCO एट एनी एज, आप हमारे हॉस्पिटल में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।